पिछले वीडियो में हमने पुष्प के नर अंग एवं लघु बीजाणु जनन के बारे में समझा था। इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे परागकण एवं स्त्री केसर के बारे में। पिछले वीडियो की तरह ही पहले हम बुक में जो दिया है पाठ में उसके अनुसार हम समझेंगे और उसके बाद में हम इसके नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा अगला टॉपिक है परागकण। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन द्वारा लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। परागकण को हम नर युग्मोद्भिद भी कह सकते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं। अलग अलग प्रजातियों में इनके रंग, आकार, रूप में, बनावट में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है। परागकण का व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये दो जो चोल या आवरणों से घिरा रहता है। इसकी बाहरी परत को बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं। इस पर जो है स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का जमा होता है, जिसमें मैंने पहले बताया था। कहीं कहीं पर इसमें स्पोरोपोलिन का भाव होता है, वहाँ पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। परागकण की जो आंतरिक भित्ति है उसे अंतःचोल या एंटाइन कहते हैं। परागकण के अंदर प्रारंभ में एक ही केंद्रक होता है। इस एक केंद्रक में बाद में समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी जो कोशिका है वो कायिक कोशिका कहलाती है और छोटी कोशिका जो है वो जनन कोशिका कहलाती है। जनन कोशिका में फिर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नरयुग्मक बनते हैं। और ये है आपका चित्र। इस चित्र के माध्यम से आप दिखा सकते हैं किस तरह से परागकण जो है उसमें विभाजन हो रहा है और किस तरह से परागकण जो है परिपक्व हो रहा है। अब आगे परागकण जो है ये कुछ लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि पार्थेनियम, और इसे श्वसन संबंधी रोग भी हो जाते हैं। फिर परागकण जो है इनका उपयोग पोषक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि परागकण में पर्याप्त मात्रा में इसमें खनिज, प्रोटीन पाए जाते हैं। इसीलिए इसकी गोलियां या टैबलेट्स जो है वो पोषक आहार के रूप में खिलाड़ियों द्वारा काम में ली जाती हैं। उसके बाद परागकण जो है इनकी जीवन क्षमता अलग अलग हो सकती है। जैसे घास या गेहूं के परागकण जो है उनकी जीवन अवधि सिर्फ 30 मिनट होती है, जबकि कुछ जो कुल हैं जैसे लोग लेगुमिनेसी हैं, सोलानेसी हैं, इनके परागकण कई महीनों तक जो है अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखते हैं। और परागकणों का हम संग्रहण या उनका संरक्षण भी कर सकते हैं, वो द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इनका उपयोग फिर फसल प्रजनन में किया जा सकता है। तो ये हो गया परागकण के बारे में। अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है स्त्री केसर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पुष्प का जो मादा जो जनन अंग है उसे हम जायंग कहते हैं। जायंग में जो है वो एक से अधिक स्त्री केसर या अंडप हो सकते हैं। तो स्त्री केसर कह सकते हैं, अंडप कह सकते हैं, या इंग्लिश में उसको हम कार्पल कहते हैं। एक पुष्प में अंडप जो है सिंगल हो सकता है, अकेला हो सकता है, एक अंडपी, या उसमें एक से अधिक अंडप हो सकते हैं, जैसे हम बहुअंडपी कहते हैं। यदि वो अंडप सारे जो आपस में जुड़े हैं, संयुक्त हैं, तो उसे हम युक्तांडपी कहते हैं। और इसका उदाहरण है पेपेवर या अफीम का पादप। ये जो लाल रंग का जो दिखा रखा है ये पेपेवर है। इसमें अंडप जो आपस में संयुक्त होते हैं। उसके बाद अगर वो पृथक हैं अंडप तो उसे हम कहेंगे वियुक्तांडपी। तो इसका उदाहरण माइचेलिया। और एक जो अंडप है उसके 3 भाग होते हैं, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं और बीजांड में गुरु बीजाणुधानी बनती है। बीजांड जो है अंडाशय में बीजांड व्रंत द्वारा जुड़ा, बीजांड व्रंत में जो है वो अपरा के द्वारा, अपरा जो है वो अंडाशय में होती है। तो बीजांड जो है वो बीजांड व्रंत द्वारा अपरा से जुड़ा रहता है। और जिस स्थान पर बीजांड व्रंत पाया जाता है उस स्थान को नाभिका या हाइलम कहते हैं। बीजांड जो है उसके चारों तरफ एक या दो आवरण हो सकते हैं, जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। और अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज जो है बीजांड का कहलाता है। अब बीजांड में गुरु बीजाणुधानी होती है, और गुरु बीजाणुधानी में सामान्यतः एक ही कोशिका जो है वो सक्रिय होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही कोशिका जो है वो सक्रिय रहती है। और वो कोशिका जो है उससे फिर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश को हम मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। प्रारंभ में भ्रूण कोश में एक ही केंद्रक होता है। उस एक केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनते हैं। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं।
2 से फिर 4 बनते हैं दूसरे विभाजन द्वारा, और फिर 4 से 8 बनते हैं तीसरे समसूत्री विभाजन द्वारा। इसलिए कुल मिलाकर उसमें 8 केंद्रक बन जाते हैं। ये 8 केंद्रक जो हैं वो 7 कोशिकाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से चित्र में हम देख सकते हैं, ये भ्रूणकोश का चित्र है। 3 केंद्रक जो है ये निभाग की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं 3 कोशिकाओं के रूप में, और इनसे बनती है 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीजांड की द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं व्यवस्थित हो जाती हैं, जिससे बनता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में 2 सहायक कोशिकाएं हैं और 1 अंड कोशिका है, और 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं, जिससे बनती है केंद्रीय कोशिका, और इसमें 2 केंद्रक या 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये है भ्रूणकोश की बनावट। अब इसके नोट्स कैसे लिखेंगे हम, तो नोट्स में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले परागकण शुरू करेंगे कि परागकण के एक कोशिकीय एक केंद्र की अगुणित सूक्ष्म गोलाकार संरचना है, जिसकी भित्ति 2 स्तरों की बनी होती है, और इसका व्यास जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, और बाह्यभित्ति को भाचोल, अंतभित्ति को अंतचोल या इंटाइन कहते हैं। भाचोल ये परागकण की सबसे बाहरी परत है, जो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की बनी होती है, और ये पदार्थ परागकण को भौतिक जैविक अपघटन से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका महत्व हो गया। परागकण का चित्र आप बना सकते हैं इस तरह से, भाचोल, अंतचोल, जनन छिद्र, रिक्तिका, और बड़ी जो है ये वर्धी कोशिका, इकाई कोशिका, छोटी जो है वो जनन कोशिका। तो परागकण का चित्र अगर आता है तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद परागकण की भाचोल पर जनन छिद्र या जनन रंध्र पाए जाते हैं, जहाँ से परागनली निकलती है। तो आपसे देर पूछ सकते हैं परागनली कहाँ से निकलती है, जनन छिद्रों से ही निकलती है। अंतचोल जो है ये पैक्टिन व सेलुलोज का बना होता है, और ये पतली परत होती है। परागकण समसूत्री विभाजन करके एक बड़ी कायिक कोशिका और छोटी जनन कोशिका बनाता है। जनन कोशिका से 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये आप जो है चित्र भी आप के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये परागकण में किस तरह से 2 कोशिकाएं बन रही हैं, चित्र आप बना सकते हैं। उसके परागकण 2 कोशिका अवस्था में ही अक्सर परागकोश से मुक्त होते हैं। वार्तेनियम, चिनोपोडियम, ज्वार आदि पादपों के परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। उत्पाद, परागकण से बनने वाले खाने योग्य उत्पाद पराग उत्पाद कहलाते हैं। परागकणों में बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पश्चिमी देशों में परागकणों को खिलाड़ियों में दौड़ लगाने वाले गुणों की क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। परागकण का जीवन काल, वह काल या समय जिसमें परागकण कार्यशील अवस्था में रहता है, उसे परागकण का जीवन काल कहते हैं। अनाजों के परागकणों का जीवन काल 30 मिनट का होता है, जबकि रोजेसिस, लेगुमिनेसिस, सोलेनेसिस परागकणों की जीवन क्षमता कई महीनों तक होती है। शीतापीकरण, इस तकनीक के अंतर्गत परागकणों को द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है, और इसे पराग बैंक बनाए जाते हैं। पराग बैंकों का उपयोग फसल के प्रजनन में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तम गुणों वाले परागकणों का संग्रहण होता है। उसके बाद स्त्री केसर के बारे में लिख सकते हैं। मादा जननांग स्त्री केसर कहलाता है, जिसे अंडप कहते हैं। एक से अधिक अंडप हो सकते हैं, और जब ये स्वतंत्र होते हैं तब इसे वियुक्तांडपी, और जब ये संयुक्त होते हैं तब इसे युक्तांडपी कहते हैं, जिसका उदाहरण था अफीम। स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, जिसे गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। तो ये एक अंडप का चित्र है, ये भी आप बना सकते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी या वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। अंडाशय में है बीजांड एक भी हो सकता है, ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। उसके बाद गुरु बीजाणु धानी, अंडाशय में बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, और प्रत्येक बीजांड गुरु बीजाणु धानी कहलाता है। बीजांड व्रंत और अंडाशय भित्ति जुड़ा होता है, जिसे बीजांडासन कहते हैं। बीजांड के जिस भाग से बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। बीजांड का मुख्य भाग मध्यतक से बना बीजांड का न्यूक्लियस कहलाता है। बीजांड में प्राय एकल कोशिका ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कार्य करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु द्वारा भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। अब गुरु बीजाणु जनन पर प्रश्न आ सकता है 2 या 3 नंबर का, तो उसमें आप लिख सकते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड कायम बीजांड द्वार के समीप की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिनके आधार कोशिका विकसित होकर भ्रूणकोश बनाती है। 3 नष्ट हो जाती है, नीचे वाली कोशिका जो विकसित होकर भ्रूणकोश बनाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भ्रूणकोश में एक ही केंद्रक होता है पहले, और दोनों एक केंद्रक में विभाजन होने से 2 केंद्रक बन जाते हैं, दोनों विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं, और दोनों केंद्रकों में फिर 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 केंद्रक बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर 8 केंद्रक बन जाते हैं भ्रूणकोश में, और 8 केंद्रक जो हैं वो 7 कोशिकाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये है भ्रूण कोश का चित्र, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो 3 जो कोशिकाएं हैं वो निभाग की तरफ आ गई, जिसे हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। 3 कोशिकाएं जो है बीजांड द्वार की तरफ आ गई, जिससे अंड समुच्चय बनता है। उसमें 2 सहायक कोशिकाएं और 1 पीछे वाली अंड कोशिका, और 2 केंद्रक जो है बीच में आ जाते हैं। एक ही कोशिका में होते हैं वो, उस जिसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका। तो ये है आपके भ्रूण कोश का चित्र। अब अगले जो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं परागण की क्रिया और दोहरा निषेचन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आ जाएगा आपके पास। थैंक्स फॉर